जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने YouTube चैनल कमांडर क्लासेस में स्वागत करते हैं। पहले बताओ कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले एक बार हमको क्लियर कर दो, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, आवाज आ रहा होगा, आपको पता होगा कि आवाज आ रहा होगा। तो हम लोग जो कल कहाँ तक देखे थे वो ध्यान रखना कि हम लोग जो देखे थे कल, वो हम देखे थे। जो कल का टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा था मोहम्मद गौरी। क्या चल रहा था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी में जो हम लोग पढ़े थे, तो कुछ चीजें ऐसा पढ़े थे कि जो कि पेपर में पूछता है। जैसे मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि तराइन के सेकंड युद्ध पढ़ लिए थे कि जो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस्लामी सत्ता में सबसे पहले स्थापित कौन सा है तराइन का सेकंड युद्ध, कौन है तराइन का सेकंड युद्ध। ये मेरे बाबू 1192 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली पे करवा मारा था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को ये पूरी तरीके से मोहम्मद गौरी हरा देता है और हरा कर यहाँ पे मार देता है। और मारने के बाद क्या करता है, पूरी तरीके से इनको खत्म कर देता है। अब चलते हैं जो अलग एरिया है जिसका नाम है चंदावर। कहां चलते हैं? चंदावर। अब देखते हैं चंदावर के युद्ध, यानी कि सेकंड बात है जिसका नाम है चंदावर का बैटल। किसका? चंदावर। ये भी पेपर में पूछता है कि चंदावर का युद्ध है। अब वहां से आगे कि जो चंदावर का बैटल है, यानी कि चंदावर, ये मेरे बाबू चंदावर एक जगह है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में। और इस वाला एरिया में चंदावर के युद्ध में ये मेरे बाबू कुछ एरिया कनौज का छात्र, कनौज जो है, कनौज नाम, कनौज वाले एरिया में एक वंश था जिसका नाम है गढ़वाल वंश। कौन सा वंश? गढ़वाल वंश। कौन सा वंश? गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश। इस गढ़वाल वंश का जो शासक हुआ करते थे, इनका नाम था जयचंद। क्या नाम हुआ करते थे? जयचंद। ध्यान से सुनना, गढ़वाल वंश के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था जयचंद। क्या नाम था? जयचंद। और जयचंद की जो लड़की थी उनका नाम था सह्योज्योति था। इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो नाम था सह्योजिता था। और एक कहा जाता है कि जो सह्योजिता है, ये जो प्यार करती थी, ये प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान से। प्यार जो करती थी ये किससे करती थी? पृथ्वीराज चौहान से। और माना जाता था कि जो जयचंद की लड़की थी जिनका नाम था सह्योजिता, ये प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान से। तो ये बात पता चला किसको? जयचंद को। जैसा ही ये बात पता चला जयचंद को, तो जयचंद बिना किसी से पूछे हुए इनका स्वयंवर बुला लिया, यानी कि शादी करने का एक तय कर लिया। और शादी तय करने के बाद किसी को नहीं बताया और स्वयंवर बुला लिया। स्वयंवर बुलाने के बाद जो पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति है पत्थर जैसा, ये आगे द्वार पे लगा दिया। और जब बात पता चली संयुक्ता को, तो संयुक्ता बता दी किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आए, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आए और इस संयुक्ता को उठाकर, यानी कि लेकर चल गए। तो इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच दरार पड़ गया। क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। और दरार पड़ने के बाद जयचंद ने तराइन के प्रथम सेकंड युद्ध में साथ दिया था मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी ने आया था चंदावर के बैटल में, देखा था कि अब तो भारत में इस्लामी सत्ता मेन जो शक्तिशाली था वो पृथ्वीराज चौहान था। कब इनको हरा दिए तो छोटा मोटा को तो हम कभी भी हरा देंगे, छोटा मोटा को तो हम कभी भी हरा देंगे। पृथ्वीराज चौहान यही हार गए थे सेकंड तराइन के युद्ध में। अब बचा था जिसका नाम था जयचंद। जयचंद ने, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के बैटल में हरा दिया। 1194 में हुआ था चंदावर का बैटल। इसमें जयचंद को हुआ था मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद। जयचंद पूरी तरीके से हार गए और इनमें मार दिया गया। और मोहम्मद गौरी क्या कर लिया? जीत गया। और मोहम्मद गौरी जीतते हुए कनौज पे पूरा क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। कई इतिहासकार ये कहते हैं, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि तराइन के जो सेकंड युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था, इनमें जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। कितने इतिहासकार ये बोलते हैं कि जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, इसमें ये कहते हैं कितने लोग कि जयचंद जो है ये मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं दिया था। तो इसमें एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि ऐसा एग्जाम में तुम्हारे से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। अगर हम यहाँ पे बता दें तो जयचंद का, चाहे मान के चलो जयचंद का जो बचपन का युद्ध था उसका नाम था पृथ्वीराज रासो के एक बुक हुआ जिसका नाम है चंदर बदाई। नाम सुने हो? चंदर बदाई, चंदर बदाई, चंदर बदाई। ये इन्होंने एक रचना किया जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज राठो, ये बुक है और इसका जो रचना किया था चंद्र बदाई ने किया था। और इन्होंने बोला था कि जो जयचंद है ये मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया था, ये मोहम्मद गौरी का साथ नहीं दिया था। इस बुक में लिखा गया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, बुक में लिखा गया। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं, क्या करते हैं वो बात का बात है। लेकिन चंद्र बदाई है जो पृथ्वीराज रासो में लिखे हैं कि मोहम्मद गौरी का साथ जयचंद नहीं दिया था, एकदम क्लियर है बात, नहीं दिया था। तो यहां तक आया समझ में कि नहीं आया समझ में, बताओ। वहीं अगर बात किया जाए, अगर वही बात किया जाए कि पृथ्वीराज चौहान मृत्यु हो गया, जयचंद का मृत्यु हो गया, अब पूरी तरीके से भारत में इस्लामी धर्म की सत्ता हो गया था। और माना जाता है मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, जिस तीनों का नाम था एलदौज, कुबाता और कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका एक सेनापति हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, जिसका मेरे बाबू नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। तो आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी, अगर बात किया जाए, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम हुआ करते थे। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम, मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम? 3 गुलाम। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम। जो पहला गुलाम था इनका नाम था एलदौज। क्या नाम था? एलदौज। जो दूसरा व्यक्ति था इनका मेरे बाबू नाम था कुबाचा। क्या नाम था? कुबाचा। और जो तीसरा व्यक्ति था जो इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, एलदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी के प्रमुख 3 गुलाम थे। और मोहम्मद गौरी का एक सेनापति हुआ करता था, जिस सेनापति का नाम था, सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। अगर वही बात किया जाए कि इनके एक सेनापति हुआ करता था, जिस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी, और इनका 3 गुलाम हुआ करता था, एलदौज, कुबाता और कुतुबुद्दीन ऐबक। यही अगर बात किया जाए मोहम्मद गौरी का, तो मोहम्मद गौरी नॉर्थ एरिया जीत रहे थे। यानी नॉर्थ का मतलब देखो, अगर बात किया जाए मेरे बाबू कि अगर ये इंडिया हो गया तो इंडिया में कहीं ना कहीं सबको भाग भाजे थे। ईस्ट वाला जो एरिया है बढ़िया से बना देते हैं। ईस्ट वाला एरिया में अगर बात किया जाए कि नॉर्थ एरिया में जो ऊपर वाला एरिया जीत रहे थे, ऊपर वाले एरिया ये जीत रहे थे मोहम्मद गौरी। अगर बीच वाला जो एरिया अगर बात आ जाए तो बीच वाला जीत रहा था, जिसका नाम था क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात किया जाए ईस्ट वाला पूर्वी एरिया, ये पूर्वी एरिया पूरी तरीके से जीत रहा था बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी का अलग अलग गुलाम अलग अलग दिशाओं में जाकर अपना अभियान फैला रहे थे। जैसे माना जाता है कि मेरे बाबू बख्तियार खिलजी है पूर्वी में जीत रहा था, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आसाम। कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सेंट्रल इंडिया में था। और माना जाता है कि जो मेरे बाबू मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी नॉर्थ एरिया में था। मोहम्मद गौरी ने मेरे बाबू पूरी तरीके से, एक बार क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी से लेकर 1205 तक, 1175 ईस्वी से लेकर 1205 तक ये भारत में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पे जो आक्रमण है कब से कब किया? 1175 से लेकर 1205 तक ये डायरेक्ट इंडिया में क्या मारा? आक्रमण मारा था, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था 1175 में हुआ था, और लास्ट जो आक्रमण था 1205 में हुआ था। 1205 में इसका जो आक्रमण है, 1205 में जो आक्रमण है इसका, ये मेरे बाबू खुखर जाति के साथ हुआ था। किसके साथ? खुखर जाति। और ये पूरी तरीके से फंस गया था। 1205 में हरियाणा और पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है, वहां पे खुखर जाति। अगर पूछेगा कि 1205 ईस्वी में खुखर जाति के साथ मोहम्मद गौरी का अंतिम संघर्ष था। और इस खुखर जाति ने मोहम्मद गौरी के बुरी तरीके हाल कर दिया था, यानी कि बुरी तरह से फंस गए थे। बुरी तरीके से क्या हो गए थे? फंस गए थे, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। तो इस मोहम्मद गौरी ने यहां से बुरी तरीके से फंसे थे, तो निकाला कौन था यहां से? इल्तुतमिश। कौन निकाला था? इल्तुतमिश निकाला था यहां से। और निकालने के बाद
जा रहे थे अपने अफगान मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी को 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में मृत्यु कर दिया जाता है। और यहाँ पे जैसा ही निकल कर जाते हैं तो मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब होता है? 1206 ईस्वी में। तो हमको तुमको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे कैसे ये कहानी बढ़ रहा है। देखो, मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम हुआ करता था, इल्दौज, कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? मोहम्मद गौरी का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण मारा। अब बिहार पे आक्रमण मारकर ये पूरी तरीके से नालंदा और विक्रमशिला का जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको जला दिया, धुआं धुआं कर दिया। और माना जाता है कि 1205 और में कहा मारा? बंगाल। 1206 में मारा था ये कहां पे? अरे 1205 में बंगाल, 1206 में असम में मारा था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी का जो लास्ट अभियान था भारत में, एक खुखर जाति के जात हुआ था हरियाणा वाले क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में। ये यहाँ से जा रहा था अफगान और यहाँ पे 1205 में फंस गया था पूरी तरीके से खुखर जाति के खिलाफ। कौन? मोहम्मद गौरी। खुखर जाति ने इनको बहुत बढ़िया से घेर लिया था, बुरी तरीके से फंस गया था। तो वहां से इनको बाहर जो निकाले थे उनका नाम क्या था? इल्तुतमिश। कौन निकाले थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इनको पूरी तरीके से बाहर निकाले थे तो ये अपने प्रदेश लौट रहे थे अफगान। असल बीच में इनका हत्या कर दिया गया 1206 में। तो हम यहाँ तक कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी का जो हत्या हुआ था ये 1206 ईस्वी में कर दिया गया था। और हम यहाँ से और कह सकते हैं कि जो मोहम्मद गौरी का भारत में जो लास्ट संघर्ष था ये 1205 में हुआ था। अब पहला संघर्ष 1175 में, लास्ट 1205 में। तो यहां तक हम कर सकते हैं। तब समझना, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम बता दिए, इल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक सेनापति था जिस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को पूर्वी ईस्ट एरिया दिया गया था जीतने को। पूर्वी ईस्ट एरिया यानी कि इधर वाले एरिया, ये जितना बिहार, बंगाल, झारखंड है, इधर वाला एरिया दिया था जीतने के लिए। और यहां पे माना जाता है कि यहाँ पे कि मेरे बाबू जो बख्तियार खिलजी है 1203 ईस्वी में, कितने में? 1203 ईस्वी में, 1203 ईस्वी में बिहार पे आक्रमण मारा। कहां पे मारा? बिहार पे आक्रमण मारा। और बिहार पे जो आक्रमण मारने के बाद यहाँ पे मेरे बाबू क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और एक और है जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये दोनों को क्या कर दिया? ये दोनों को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने का मतलब क्या है? पूरी तरीके से जला दिया। कौन? जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसके बाद इसका अगला अभियान 1204-1205 में हुआ बंगाल में। कहां हुआ? बंगाल में। उसके बाद इसका अगला अभियान 1206 में हुआ असम में। कहां पे? असम में। तो इसका इतना बड़ा बड़ा अभियान था, आप लोग ध्यान रखना। 1 मिनट रुक जाना। इतना इसका अभियान था, आप लोग ध्यान रखना, पेपर में पूछता है। अगर बात किया जाए इसका अभियान के बारे में, चलो अगर बात किया जाए इसका अभियान के बारे में बख्तियार खिलजी, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया और इनको कोई गलत सूचना दे दिया कि यहाँ पे बहुत धन और अपार है। अब जाइए, 1204-5 में मारा, जला दिया। और उसके बाद विक्रमशिला को भी, विक्रमशिला भागलपुर में, इसको भी जला दिया। और इसके बाद इसका अगला अभियान हुआ 1204 से 1205 में बंगाल में। और उसके बाद 1206 में लास्ट अभियान। अब देखो, मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम, मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम, तीनों गुलाम तुमको हम बता दिए थे। अब समझना कि यहां से मोहम्मद गौरी का जब जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा, तो मोहम्मद गौरी मरने के बाद ये पूरी तरीके से जो इक्ता प्रणाली यानी कि इक्ता व्यवस्था है, इस्लामी इक्ता का भार संभार दिया था इनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गौरी ने अपना जो इस्लामी इक्ता व्यवस्था है ये किसको देकर गए थे, यानी कि इक्ता पूरा देखने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे मरा है 1206 में। तो यहीं से 1206 में दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है। क्या चालू होता है? दिल्ली सल्तनत। और यहाँ पे
दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है ये फाइनली करता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 ईस्वी में, आपको पता है। तो यहाँ से पूरी तरीके से अब नया चालू होगा जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। इसको अगर नहीं लिखे हो तो लिखो जल्दी से। अब चलेगा दिल्ली सल्तनत। अब चलेगा दिल्ली सल्तनत की दिल्ली सल्तनत क्या था। फिर बोल रहे हैं कि डीप से पढ़ेंगे हम लोग, डीप से पढ़ेंगे, डीप से, शुरुआत से नहीं, डीप से पढ़ेंगे पूरा। क्लियर? तो पूरा एकदम शुरुआत से डीप से पढ़ेंगे। तो अभी तक ना चैनल पे ना फिर बोल रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा चीज है कि जो कि पेपर में पूछता है, लड़का गलती मार कर आ जाता है। तो आज हम लोग को वो गलती नहीं करना है, पूरा इसका नोट बनाते चलना। बार बार बोल रहे हैं कि नोट बनाते चलना। और जब एक बार खत्म हो जाएगा तो तुम खुद अपने से नोट बना पलट कर अब किसी बुक को देखना, तब समझ में आ जाएगा कि ओरिजिनल कंटेंट था कि तुम्हारा बुक ओरिजिनल कंटेंट था। तो इसको लिखो, जल्दी से चलते हैं, आगे चला जाए। तो फिर बोल रहे हैं कि अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दो यार। देख लो, तुम्हारे लिए इतना मेहनत हो रहा है तो कम से कम तो कर सकते हो ना। तो अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। चलो लिख लिए, चलो साफ कर देते हैं। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या देखते हैं? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या था। मजा आने वाला है, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत में बहुत मजा आएगा। अभी फिर बोल रहे अभी नए हो चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। अगर बात किया जाए दिल्ली सल्तनत तो आपको पता है सल्तनत वो कहा है जो यहाँ पे राज किए, राजाओं के नाम से जो राज किए उसे हम बोलते हैं सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अगर बात किया जाए तो इनका जो टाइम पीरियड था अभी ने बताया कितने में खत्म हुआ, 1206, 1206 और 1206 से लेकर 1526, 1206 से लेकर 1526, 12 से 15 से लेकर 1226 तक ये मेरे बाबू किसका शासनकाल था? ये दिल्ली सल्तनत का था। आपको बढ़िया से पता होगा। अगर बात किया जाए दिल्ली सल्तनत के बारे में तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा पहला कि दिल्ली सल्तनत का, ध्यान से सुना क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का, देखो पेपर वाला भी क्वेश्चन दो को पूछता है यहाँ से। अगर दो को पूछता है तो एगो क्वेश्चन पूछता है तो लड़का सही कर देता है। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ तो लड़का सही कर आएगा सर 1206 ईस्वी में। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है तो लड़का यहाँ पे गलती कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस मुसलमान आक्रमण के बाद हुआ। तो ध्यान रखना तुर्क मुसलमान। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनना, लिख लेना कॉपी में कि दिल्ली, अब लिखेंगे नहीं है तुम लिख लेना, दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना है कब हुआ 1206 में। ये लड़के लड़के को पता है। लेकिन आजकल एग्जाम जो है ना, एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, होशियार हो चुका है। ये कॉम्प्लान और बॉर्नवीटा पी रहा है। जो एग्जामिनर है आज इतना, आजकल इतना मतलब कि तेज हो चुका है कि तुमसे कहीं और ज्यादा तेज हो चुका है, जिसका नाम है एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत ज्यादा तेज हो चुका है और आजकल के एरिया में एग्जामिनर जो है ये बॉर्नवीटा और कम्प्लान पी रहा है। यानी कि तुमसे ये नहीं पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ 1206 में, डायरेक्ट पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का स्थापना किस मुस्लिम आक्रमण के बाद हुआ था। तो ध्यान रखना तुर्क मुसलमान, और तुर्क मुसलमान में मोहम्मद गौरी। ध्यान रखना ये कि एग्जामिनर है आजकल बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। फिर बोल रहे हैं कि कम्प्लान और बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स जैसा पी रहा है। तुमसे डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था और पूछेगा किस आक्रमण के बाद हुआ था। तो तुर्क मुसलमान, तुर्क मुसलमान, और तुर्क मुसलमान में मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था, इल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां तक आ गया। अब तुमसे बात किया जाए कि दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में राजा कौन कौन हुए। आपको पता है कि 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में भारत पे अटैक हुआ। आपको पता होगा कि 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में भारत पे जो अटैक हुआ, 11वीं शताब्दी में गजनबी किया और 12वीं शताब्दी में गौरी किया। आपको पता होगा कि भारत में जो आक्रमण हुआ तुर्क मुसलमानों का 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यानी कि बीच में हुआ था, कहने वाला बात नहीं, हुआ था। क्योंकि 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी किया और 12वीं शताब्दी में कौन किए, जिनका नाम था, अरे गजनबी, उसके बाद मोहम्मद गौरी।
तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्थापना 1206 ईस्वी में, या क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो तुर्क मुसलमान, और तुर्क मुसलमान में कौन था, मोहम्मद गौरी। क्लियर, गजनबी नहीं। आगे चलते हैं। अगर बात किया जाए दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना हुआ ये 1206 ईस्वी में हुआ, और इसमें पांच प्रमुख राजाएं राज किए। कितने राजे, 5। जो पहला राजा थे, पहला राजा, उनका नाम आया गुलाम वंश। कौन सा वंश, गुलाम वंश। दूसरा जो राजा है, इनका नाम था खिलजी वंश। दूसरा का नाम कौन राजा है, खिलजी वंश। अगर अगला बात किया जाए, ये थे जिसका नाम था तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद आए सैयद वंश। अगला जो राजा है जिनका नाम था सैयद वंश, सैयद वंश। अगला जो राजा है जिनका नाम था लोधी वंश। क्या नाम था, लोधी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1526 में दिल्ली सल्तनत का खत्म है किसके द्वारा किया गया था, आया था बाबर। बाबर ने मारकर सुता दिया इब्राहिम लोधी को। लास्ट में वो इब्राहिम लोधी, लोधी वंश के राजा थे, मारा 1526 के पानीपत के पहला युद्ध में हरा दिया। अब तुम लोग इसका टाइम पीरियड बताओगे, जो कि पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके थे। अब बताओ इनका टाइम पीरियड क्या है। 2 मिनट वेट करते हैं, बताओ। गुलाम वंश और खिलजी वंश और तुगलक वंश का। अगर बात किया जाए गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। क्लियर। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 के तहत था। अगर बात किया जाए इनका, जिसका नाम क्या था, खिलजी वंश। खिलजी वंश का अगर बात किया जाए तो 1290 से लेकर 1320 इनका अगर बात किया जाए तो 1320 से लेकर 1414, यही है ना जी, 1414। अगर बात किया जाए इनका तो 1414 से लेकर 1451। अगर बात किया जाए इनका तो 1451 से लेकर 1526, ये इनका टाइम पीरियड था। तो पूरी तरीके से टाइम पीरियड याद रखना, क्योंकि पेपर में टाइम पीरियड तुमसे पूछता है कि टाइम पीरियड क्या है। क्लियर। अरे डाउट है, तो टाइम पीरियड ये रहा कि गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290, 1290 से लेकर 1320, 1320 से लेकर 1414। अब पूछेगा इसमें सबसे अधिक राज कौन किया, सबसे कम। तब गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था ये कम से कम 84 वर्ष था। 84 वर्ष लग रहा है जी, हाँ। इसका बाद है खिलजी वंश, तो 30 वर्ष। कितना वर्ष, 30 वर्ष। अगला तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश का अगर राज किया गया तो इधर 80, मान कम से कम 94 वर्ष। कितना वर्ष, 94 वर्ष। अगर इसमें हमको दिख रहा है कि 51 अजस हो गया, इधर 37 वर्ष जी। कितना हो रहा है, घटाओगे तो इधर हो गया 14 से 51, 37 वर्ष। कितना वर्ष, 37 वर्ष। कितना वर्ष है, 37 वर्ष। ये जो लास्ट वाला है 75 वर्ष, ये है 37 वर्ष। कितना है, 37 वर्ष। और ये बात किया जाए 51 वाला तो 75 वर्ष। देख लेना, एक बार घटा लेना, घटा लोगे तो आ जाएगा। तो गुलाम वंश जो राज किए थे 84 वर्ष किए थे, खिलजी वंश 30 वर्ष, तुगलक वंश 94 वर्ष, सैयद वंश 37 वर्ष, लोधी वंश 75 वर्ष। अगर बात किया जाए, क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में, ध्यान से सुना, क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो राज किए थे एक कौन राजा किए थे। तो इनमें सबसे अधिक राज करने वाले राजा थे जिनका नाम था 94 वर्ष। ध्यान रख लेना, लिख लेना, ये पूछता है डायरेक्ट। जहां प्लस मार रहे हैं, जहां प्लस लिख रहे हैं, समझ लेना कि सबसे अधिक जो राज किए थे वो कौन कौन किए थे, तुगलक वंश, कम से कम 94 वर्ष। सबसे कम जो किए थे एक खिलजी वंश किए थे। सबसे जो कम किए थे कौन किए थे, खिलजी वंश। तो ध्यान रखना, जहां प्लस मारे हैं तो सबसे अधिक, जहां माइनस मारे हैं तो सबसे कम। अगर क्वेश्चन तुमसे पेपर में पूछेगा कि सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में काम करने वाले, यानी कि राज करने वाले राजाएं कौन हुए, जिसका नाम था, ज्यादा पूछे तुगलक वंश 94 वर्ष, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे कम कौन थे, 30 वर्ष, खिलजी वंश। ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके आगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। और आगे यहाँ पे चलते हैं गुलाम वंश में। कहा चलेंगे, गुलाम वंश में। तो अभी तक फिर बोल रहे हैं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड था, आपको पता है कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें गुलाम वंश। क्या देखेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसको साफ कर देगा,
बोलो तो साफ कर देना, लिखे हो जल्दी से लिख लो इसको, तुरंत साफ करेंगे पढ़ेंगे। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजा आते हैं जिनका नाम है गुलाम वंश। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। हम देखते हैं गुलाम वंश, टॉपिक डाल लो गुलाम वंश, इसको साफ कर दें। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से लिख लो। 1 मिनट का टाइम है, लिख लो जल्दी से, अगर नहीं लिखे हो तो 1 मिनट रुक जाना, जल्दी से लिख लो इसका। चलो जल्दी से लिख लो इसका। चलो चलो साफ करते हैं, देखते हैं गुलाम वंश, देखते हैं गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजा आएंगे वो है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजा है वो उनका नाम क्या है? गुलाम वंश। क्या नाम है? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजा है, दिल्ली सल्तनत में जो पहला राजा है जिनका नाम है गुलाम वंश। कौन वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात किया जाए तो गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी से लेकर 1290, यही है ना जी गुलाम वंश। अभी ने बताया गुलाम वंश। अगर गुलाम वंश का अगर बात किया जाए तो गुलाम वंश का जो स्थापना है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक हुआ था। और गुलाम वंश का जो स्थापना किए थे, संस्थापक किए थे, आपको बढ़िया से पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे, आपको पता होगा कि इसकी जो स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से लेकर 1290। अब कहानी सुनना। कभी कल पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि मेरे बाबू बताओ गुलाम वंश का और नाम क्या था, इसका सेकंड नाम क्या था? गुलाम वंश को हम और किसी नाम से जानते हैं, गुलाम वंश को किसी और नाम से हम जानते हैं जो कि अलग अलग प्रकार है। अगर क्वेश्चन पूछे गुलाम वंश, गुलाम वंश को किसी और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या था, बताओ। गुलाम वंश का जो अलग अलग नाम है एक कई प्रकार का है। इसे हम दास वंश भी कहते हैं, इल्बरी तुर्क भी कहते हैं और मामलुक वंश। तो इनका अलग अलग नाम है गुलाम वंश का, जिसका नाम है क्या? पहला जो नाम है दास वंश। कौन सा वंश? दास वंश। दूसरा का नाम इल्बरी तुर्क है, इल्बरी तुर्क। और जो तीसरा नाम है गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का है जो फेमस नाम है मामलुक वंश, मामलुक वंश। देखो सबसे अधिक इसमें अगर फेमस अगर नाम अगर दिया जाए तो सबसे अधिक इसमें फेमस है जिसका नाम था मामलुक वंश। इस मामलुक वंश का जो प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये देखो मेरे बाबू, दिल्ली सल्तनत में जो सबसे फेमस नाम था गुलाम वंश का, ये मामलुक वंश था। और मामलुक वंश सबसे प्रसिद्ध नाम था, इसका प्रयोग किया गया था उपयोग में। तो इसका मतलब क्या होता है तुम लोग को पता होगा कि इसको नाम को दिया कौन था? इसको नाम को देने वाला था जिसका नाम था हबीबुल्ला। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश का जो ओरिजिनल नाम है जिसका नाम है मामलुक वंश, तो इसका प्रयोग किसने किया था? तो हबीबुल्ला ने। कौन किए थे? हबीबुल्ला। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हबीबुल्ला। कौन किए थे? हबीबुल्ला। लिख लेना, ये मेरे बाबू पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पता नहीं पीसीएस के बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, जाकर अपना क्वेश्चन बैंक देख लेना। क्वेश्चन बैंक देखोगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का जो ओरिजिनल नाम है मामलुक वंश, उसका प्रयोग किसने किया था? तो जिसका नाम था हबीबुल्ला। अच्छा, मामलुक वंश का मतलब होता क्या है? तुमसे अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में कि मामलुक वंश का मतलब होता क्या है, तो सुन लो। मध्य एशिया में मामलुक वंश समझना, मामलुक वंश का मतलब होता है कि मध्य एशिया में मामलुक वंश का मतलब होता है कि मध्य एशिया में एक वैसे पिता के लड़के चाहे परिवार जो कि अपने आप से खुद स्वतंत्र थे। समझना, मध्य एशिया में मामलुक का मतलब ये होता है कि मध्य एशिया में एक ऐसे परिवार जो कि क्या थे? खुद अपने आप से स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई, कुछ ऐसा कारण आया जो कि किसी का ना किसी का गुलाम बन गए, किसी ना किसी का क्या बन गए? गुलाम। इसीलिए इसको बोला जाता है मामलुक वंश। नहीं है समझ में? मध्य एशिया में एक ऐसे परिवार जो कि खुश रहा करते थे, बढ़िया रहा करते थे और हंसा करते थे, और किसी ना किसी कारण पे वो किसी ना किसी का गुलाम बन गए, इसी को बोलते हैं मामलुक वंश। इस गुलाम वंश का नाम है गुलाम। गुलाम वंश का नाम है गुलाम। गुलाम का मतलब होता है मेरे बाबू क्या? दास। किसी ना किसी का दास रहा हो। जैसे
गुलाम वंश की अगर बात किया जाए तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम थे ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। अगर एक और बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम हुआ वो इल्तुतमिश हुआ। कौन हुआ? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो गुलाम हुआ वो हुआ बलबन। अरे तो एक थोड़ा सा अपने दिमाग में लेकर चलोगे कि ये गुलाम वंश और दास वंश ये किसी ना किसी के गुलाम हुए तब इसी का नाम पड़ गया गुलाम वंश चाहे दास वंश। जैसे हम बता दिए हैं तुमको कि गुलाम वंश जो है ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम हुआ करता था। इल्दौज था, कुबाचा था और कुतुबुद्दीन ऐबक था। और एल्दौज और कुबा बोलोगे सर एल्दौज या कुतुबुद्दीन ऐबक या कुबाचा कहां गया? तो उसका विवरण आगे मिलता है, टेंशन मत लो। तो जैसा ही गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक किया तो ये कहीं ना कहीं इसका कहीं ना कहीं किसी का गुलाम था, इसीलिए इसका बोला गया गुलाम वंश। किसी ना किसी का एक गुलाम था इसीलिए इसका बोला गया क्या? गुलाम वंश। जैसे इसमें जो था गुलाम वंश इसका नाम क्या था मेरे भाई? तुमको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। इसका जो गुलाम था ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? बताओ अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। तो ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे ये पूरा जो है गुलामे वंश पर खेल है। क्लियर? इसीलिए हम इसे दास वंश कहते हैं, मामलुक वंश कहते हैं। इल्बरी तुर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि एक खुद इन सब जो आए थे एक खुद इल्बरी तुर्क थे, यानी कि तुर्क से आए थे, तुर्क अफगान से तुर्क से आए थे, इसीलिए इनको बोला जाता है इल्बरी तुर्क। तो तीनों का बता दिए कि तीनों का मतलब क्या होता है। तो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि दास वंश। दास वंश का मतलब होता है गुलाम, किसी ना किसी का गुलाम। जो पूरा गुलाम वंश है किसी ना किसी का गुलाम हो रहा है, किसी ना किसी का गुलाम रहा है, किसी ना किसी का गुलाम रहा है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। दास का मतलब वही होता है। इल्बरी तुर्क का मतलब ये होता है कि ये खुद इल्बरी तुर्क से आए थे। और मामलुक वंश का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति मध्य एशिया में जो स्वतंत्र रूप से थे लेकिन वो ऐसा कारण है कि जो बाद में किसी ना किसी का गुलाम बनना पड़ा, इसी को बोलते हैं मामलुक। अगर क्वेश्चन पूछा है कि मामलुक वंश का प्रयोग किसने किया था? हबीबुल्लाह नामक किए थे। और आगे चलते हैं इसमें और आगे कि देखो अब बोलोगे कि सर मोहम्मद गौरी का एक गुड़े गुलाम थोड़े था कुतुबुद्दीन ऐबक, आप तो गलती बता रहे हैं। 3 गो गुलाम था और तीनों गुलामों का गया कहां? तो हम बताए थे कि मोहम्मद गौरी एमजी लिख रहे हैं, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। बताए थे 3 गुलाम थे। जो पहला गुलाम था ये तो बताइए दिए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सही रहेगा। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। देखो मेरे बहू एमजी लिख रहे हैं, एमजी का मतलब होता है मोहम्मद गौरी, एमजी का मतलब मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम, आपको तीनों का नाम पता है। जो पहला हुआ करता था इनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा जो हुआ करते थे इनका नाम था एल्दौज, और जो तीसरा व्यक्ति थे जिनका नाम था कुबाचा। अब देखो ये 3 इनके गुलाम थे। अब समझना मोहम्मद गौरी जब मर गया तो मोहम्मद गौरी मरने के बाद भारत में जो इस्लामिक सत्ता है ये किसके हाथ में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये तीनों लड़ने लगे। एल्दौज बोला कि हम भी मोहम्मद गौरी का गुलाम थे, हमको भी कुछ दीजिए, उत्तराधिकारी के लिए मारामारी होने लगा। जैसे मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे और 3 गुलाम में कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज और कुबाचा। कब मोहम्मद गौरी का गुलाम था एक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्थापना करने से पहले करने के बाद ये और दोनों लड़ने लगे, एल्दौज और कुबाचा। बोले कि हमको भी चाहिए एरिया। तो मेरे बाबू जो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था। अब मतलब कि ठीक ठाक था। दूरदर्शी का मतलब ये होता है कि आगे जो आने वाला टाइम है उसको सोच ले। तो ये सब विरोध कर दिया एल्दौज और कुबाचा
इल्दौज और कुबाचा विरोध कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक से कि हमको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तराधिकारी के लिए पूरा संघर्ष चालू हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्दौज और कुबाचा के बीच। और इल्दौज चालू होने से पहले विवाहिक संबंध स्थापित हो गया। क्या हो गया? विवाहिक संबंध। एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? विवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। 1 मिनट, विवाहिक संबंध क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। विवाहित संबंध क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। मतलब कि एल्दौज जो है क्या कर दिया? एल्दौज के बहन यानी कि एल्दौज के बहन लड़की से कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर लिया? शादी कर लिया। इनकी पुत्री से कौन शादी कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी लड़की से? एल्दौज की। एल्दौज की जो लड़की है पुत्री से शादी कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ही लगा चिल्लाने कुबाचा, बोला कि हमको भी चाहिए। विवाहिक देखो, संघर्ष होने से पहले ये दूरदर्शी था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सोचा कि संघर्ष होने से पहले हम वैवाहिक यानी कि विवाहिक जो धर्म है ये स्थापित कर देते हैं संबंध। तो एल्दौज की जो पुत्री थी उससे शादी कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब लगा कुबाचा चिल्लाने हमको चाहिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन कुतुबुद्दीन की ऐबक की बहन की शादी कर दिया गया कुबाचा से। किसे? कुबाचा से। एल्दौज की पुत्री से शादी कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी कर दिया किससे? कुबाचा से। अब एगो बच गया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी लगा चिल्लाने तुतमिश। ये बोला कि हमको भी चाहिए, हम भी उत्तराधिकारी हैं। क्योंकि याद करो गोखर जनजाति से फंसे थे तो यही निकला था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो पुत्री है इनसे शादी करवा दिया इल्तुतमिश से। तो ये पूरा वैवाहिक संबंध स्थापित था। आया समझ में? नहीं आया समझ? हमको लग रहा है कि यहाँ पे फंसोगे। यहाँ पे हमको लग रहा है कि समझ में तुम लोग को नहीं आया कि सर क्या कर दिए। हमको पता है कि बोलोगे कि सर नहीं समझ में। यहाँ पे कैसा कैसा थोड़ा डाउट है। मेरे बाबू कोई डाउट नहीं है। देखो, कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद एल्दौज और कुबाचा। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और एल्दौज। उसको पता था कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ लड़ाई होगा, कुछ ना कुछ होगा। उससे पहले, लड़ाई होने से पहले, उत्तराधिकारी के मार होने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने विवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? विवाहिक संबंध स्थापित कर दिया। विवाहिक संबंध स्थापित करने का मतलब क्या कर दिया कि जैसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दौज की एक लड़की थी, एल्दौज की पुत्री, एल्दौज की लड़की से शादी कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। एल्दौज की एक लड़की थी, शादी कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? एल्दौज की लड़की से शादी कर लिया कुतुबुद्दीन ऐबक। इधर कुबाचा बचा। कुबाचा भी बोलना कि हमको भी चाहिए। तो कुबाचा ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बहन थी उसे शादी कर दिया गया कुबाचा की। किससे? कुबाचा। इनकी बहन से शादी कर दिया कुबाचा से। उधर इल्तुतमिश बताता, इल्तुतमिश लगा चिल्लाने कि हमको भी चाहिए। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की थी उसे शादी कर दिया गया इल्तुतमिश के। तो ये पूरी तरीके से प्रक्रिया थी। अभी सब आपस में मिल गए और आपस में क्या हो गया? बढ़िया से सब। अब कोई अपने विवाहिक धर्म में थोड़े हल्ला करेगा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कब स्थापना किया? गुलाम वंश। तो इसकी राजधानी कहां बनाया गया? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ गया था, गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1206 में। ये जो अपनी राजधानी है कहां बनाया? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये अपनी राजधानी कहां बनाया गुलाम वंश की राजधानी? तो ध्यान रखना लाहौर में। कहां बनाया गया था? लाहौर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहां बनाया गया था? लाहौर में। स्टार लगाकर लिख लेना, एक कई बार पेपर में पूछ चुका है। गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना राजधानी बनाया कहां बनाया? लाहौर में। एक और क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा हाई लेवल का जब एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन पूछता है उसमें कि क्या कभी कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को उपाधि धारण किया था? सुल्तान कहा था? सुल्तान होता है ना सुल्तान। तो जी नहीं, सुल्तान नहीं कहा था। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कोई उपाधि धारण किया था? जी नहीं, कोई उपाधि धारण नहीं किया था। यानी उपाधि धारण किया था लेकिन इसे उपाधि था, कुरान खा था, लाक्स बख्श था, इसका नाम था उपाधिया। लेकिन सुल्तान अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा था। जी नहीं, इनको अपने आप को कभी ये सुल्तान नहीं कहा था।
सुल्तान के जगह पे दो नाम लिखता था, एक था सिपलहकार और एक था मलिक। तो दो नाम लिखता था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम था सिपलहरकार और एक नाम था जिसका नाम था मलिक। तो अपने आप पे कभी ये सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया था, यानी कि इसका उपाधि अलग नाम था लेकिन अपने आप को सुल्तान कभी नहीं कहा था। ये दो नाम लिखता था, सिपहलकार और एक नाम था मलिक। कौन लिखता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको साफ कर दे, लिख देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं पे लिख दे का। चलो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को कभी सुल्तान नहीं कहा था। ये क्या नाम लिखते थे अपने आप को? तो एक लिखते थे सिपलहकार, सिपहलकार, और एक और रखते थे जिनका नाम था मलिक। क्या बोलते थे? मलिक। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने आप को सुल्तान? जी नहीं, सुल्तान कभी नहीं बोले। ये अपने आप को दो नाम से जानते थे, एक जानते थे सिपलहकार और मलिक। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण किए थे? जी नहीं। तो ध्यान रखना, ये दिए थे सिपलहकार और मलिक के नाम से जाना जाता था। ये अपने आप को कभी भी सुल्तान के नाम से नहीं जानते थे। अगर और आगे बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इनका उपाधि कुछ और था। इनका उपाधि का नाम था कुरान खा कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खा इसलिए बोला जाता था कि देखो, इस्लामी धर्म में अगर बात किया जाए कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है इस्लामी धर्म में, यह कुरान। और बोला जाता है कि जो कुरान में लिखा गया है कि जो सच्चा मुसलमान वो है, सच्चा मुसलमान वो है, सच्चा सच्चा जो मुसलमान ये है कि एक दिन में, यानी कि एक हर रोज 5 बार नमाज पढ़े। ये कहा गया है किसमें? ये कहा गया है कुरान में। तो इनका कुरान खा उपाधि था और इनका अलग अलग उपाधि था। तो कुरान खा और लाख बख्श ये सबसे फेमस है। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का जान देने वाला, लाखों का दान देने वाला, जिसका नाम था गुलाम बख्श। एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का चलाया था? खुतबा खुदवाया था? खुतबा, खुतबा का मतलब ये होता है मुसलमान भाई में कि जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो उस समय अपने नाम को उपचार करवाते हैं, यानी कि प्रचार करवाते हैं। जिनका नाम क्या था मेरे बाबू? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने नाम को धर्म प्रचार नहीं करवाया। इसी को बोला जाता है खुतबा। क्या बोलते हैं? खुतबा। तो ध्यान रखना कि और क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का चलवाया था? जी नहीं, कोई सिक्का नहीं चलवाया था, ना अपने नाम को कभी खुतबा खुलवाया था। खुतबा का मतलब होता है कि नमाज पढ़ते जाते वक्त अपने नाम का प्रचार करवाना। जी नहीं, कभी भी खुतबा नहीं खुदवाया था। तो लिखना नोट डालकर, नीचे नोट डाल लेना, नोट कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नोट डालो, नोट NOTE, क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी नाम का, अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलवाया था। और न खुतबा खुलवाया था। तो ध्यान रखना, लिखना कि नीचे कुतुबुद्दीन ऐबक, नोट में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलवाया था, न खुतबा पढ़वाया था। और उपाधि धारण किया था, उपाधि और सुल्तान, उपाधि धारण किया था सिपलहकार और मलिका। उपाधि सिपलहकार और मलिका, ये उपाधि धारण किया था। और आगे बात किया जाए तो आगे देखा जाए कि इसका उपनाम क्या था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या था? क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम क्या था। उपनाम, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका उपनाम क्या था। तो हम बताए हैं कि उपनाम जो था इसका 2-3 गो नाम था उपनाम। एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का उपनाम, लिखना, एक का नाम था कुरान खा। इनका उपनाम क्या था? उपनाम, उपनाम अगर पूछे तो कुरान खा। कौन खा? कुरान खा। अब बता दिए कि कुरान का क्या होता है। सॉरी, कुरान खा। उसके बाद एक और इनका उपनाम था जिसका नाम था लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों का दान देने वाला, लाखों का दान
देने वाला, जिसका नाम क्या था? लाख बख्श। इस चीज को बोलते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दो नाम था, उपनाम, एक कुरान खान था और एक लाख बख्श था। और लाख बख्श का मतलब ये होता है लाखों का दान देने वाला। किसका? लाखों का। ये जो प्रमुख रूप से जो लाखों का दान देते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक था, लाखों का दान देता था। और इनका उपनाम था जिसका नाम था कुरान खान। ध्यान रखना है, पेपर में पूछा हुआ है कुरान खान। अगर बात किया जाए कि इसका एक और नाम था, एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मिराज 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 महीस सिराज सेकंड। एक इतिहासकार थे, इनका जो नाम दिया था, इसका नाम एक बार यूपीएससी में पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिहांस ए सिराज नामक इतिहासकार है, इनका नाम क्या दिए थे? तो हातिम सेकंड। इनका एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिहांस ए सिराज, इनका एक और नाम दिया था जिसका नाम था हातिम सेकंड। ये हातिम जो सेकंड था, ये किसका नाम था? ये हातिम सेकंड था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। देने वाला व्यक्ति था मिहांस ए सिराज। एक इतिहासकार थे मिहांस ए सिराज, एक इतिहासकार थे। ये क्या थे? ये इतिहासकार। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये मेरे उधर डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इन 2023 वाला में पूछा था, सेकंड पेपर में डायरेक्ट पूछा था। 2023 में लेटेस्ट सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन तुमको लेटेस्ट सवाल बता रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम सेकंड के नाम से किस इतिहासकार ने नाम दिए थे? तो ध्यान रखना, इतिहासकार का नाम था मिहांस ए सिराज। चाहे सिराज या मिहांस, वो इतिहासकार थे, हिस्टोरिकल थे, इन्होंने नाम दिया था। तो इनका कितना नाम याद किए? कुरान का, लाख बख्श और हातिम सेकंड। मिहांस ए सिराज के नामक दिया था। ध्यान रखना, यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, लड़के यहाँ पे गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि इनका मिहांस ए सिराज नामक कौन दिए थे? हातिम सेकंड इनको कहा जाता था। कुरान का लाख बख्श। आगे चला जाए, अगर बात किया जाए आगे, एक मिनट रुके, अगर आगे बात किया जाए कि इनका मेरे बाबू स्थापित कला में कोई साथ था। अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक कोई स्थापित कला यानी कि स्थापना कला यानी कोई मूर्ति कला है, चाहे कोई चीज स्थापना किए थे, जी हाँ, इनका स्थापित कला में बहुत बड़ा रोल था। जिसे दिल्ली में कुवत उल मस्जिद का निर्माण करवाए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली में बहुत चीज का निर्माण करवाया जिसे अभी देख रहे हो। तो ध्यान रखना, अगर बात किया जाए स्थापित कला, तो स्थापित कला में जो ये नाम था ये सही था, जी हाँ। बात किया जाए स्थापित कला, स्थापित कला में कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई रोल था? जी हाँ, बहुत बड़ा रोल था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई मेरे बाबू था, जी हाँ, बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में दिल्ली में कुबत उल मस्जिद का निर्माण करवाया। ये मेरे बाबू पहले कुबत उल मस्जिद का निर्माण करवाया 1194 में। कहां पे? दिल्ली में। कहां पे करवाए थे ये? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में करवाया गया था। और कहा जाता है कि दिल्ली में जो निर्माण करवाया था, यहां पे पहले जैन स्कूल था, यानी कि जैन स्कूल था। इसको तोड़कर इसका निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या था? कुबत उल मस्जिद का निर्माण 1194 में। कहा जाता है इसका कि भारत में निर्मित पहला मस्जिद है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम मस्जिद कौन सी है स्थापित, यानी कि स्थापित पहली मस्जिद, इनका नाम क्या है? कुबत उल मस्जिद। ध्यान रखना है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्थापित पहली मस्जिद कौन सी है? कुतुबुल उल मस्जिद है, कुबुत उल मस्जिद है। कौन है? कुबुत उल मस्जिद है। आगे चला जाए, कुबुत उल ए इस्लाम, इसको मस्जिद बोलते हैं, चाहे इस्लाम बोलो, कुछ भी करो। इसका दूसरा नाम है कुबुत ए उल
इस्लाम। इसका दूसरा नाम ध्यान दिख रहा है ना, इसका दूसरा नाम है कुबूत, यहां पे लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। इसका दूसरा नाम है कुबूत, कुबूत ए उल इस्लाम, ये दूसरा इसका नाम है, ध्यान रखना है। यहां पे दिख नहीं रहा होगा, यहां पे लिख देते हैं कुबूत उल ए इस्लाम, इसका दूसरा नाम है जिसका नाम है कुबूत उल मोहद्दिद। ये भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहला स्थापित मोहद्दिद है जिसका नाम है कुबूत उल मोहद्दिद। जैन धर्म तोड़कर निर्माण कराया था। अगर बात किया जाए 1196 में, 1196 में राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में, चलो दिख रहा है। अगर बात किया जाए 1196 में, अगर बात किया जाए मेरे बाबू 1196 में, 1196 में, 1196 में, 1196 में, अगर बात किया गया 1196 में, तो 1196 में राजस्थान के, राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मेरे बाबू निर्माण कराया जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। आज जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, केवल 2.5 दिन में करवाया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण कितने दिन में हुआ था, तो केवल 2.5 दिन में। करवाया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात किया जाए 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये यहाँ पे एक मंदिर हुआ करते था, एक यहाँ पे स्कूल हुआ करता था जिस स्कूल का नाम था संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, यानी कि संस्कृत स्कूल हुआ करता था एक। इसी को तोड़कर निर्माण कराया था। इसको तोड़ दिया गया था पूरा से, इसको तोड़कर निर्माण करवाया गया था जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा 1196 ईस्वी में। अगर बात किया जाए कुतुब मीनार, अगर बात किया जाए कुतुब मीनार का, तो कुतुब मीनार का जो नींव रखा था, यही रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो सपना था 4 मंजिला बनाना, इसका जो सपना था 4 मंजिला बनाना, किसका? जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर बात किया जाए कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो नींव रखा था 1206 ईस्वी में, नींव रखा था, ये रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मेरे बाबू चाहता था कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाना। क्या बनाना? 4 मंजिला बनाना, लेकिन ये बेचारा 2 ही मंजिला बनाकर मर गया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा, इसको चाह रहा था कि 4 मंजिला बनवाए। कितना? 4। 2 मंजिल बनवाए और मर गया। और मरने के बाद इसको जो कुतुब मीनार का पूरा काम है, कुछ काम इल्तुतमिश ने किया, और इल्तुतमिश के बाद उस पे पूरा किया तो उसपे बिजली गिर गया, और बिजली गिरने के बाद उसका पूरा काम करवाया फिरोज शाह तुगलक। तो बहुत इसमें सुल्तानों का नाम आता था, राजाओं का नाम आता है। तो ध्यान रखना कि अगर पूछेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण नींव किसने रखा था, तो ये रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्वेश्चन पूछेगा कि इसको पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश। इसको फिर मरम्मत किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें बहुत सारा राजाओं के नाम आता है, तो आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो ध्यान रखना, लिख लेना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण रखा था और इसको 4 मंजिला बनवाना हो रहा था, लेकिन 2 मंजिला में बनाकर 1206 में मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद इसका जो निर्माण है 4 मंजिला इल्तुतमिश ने किया था, और इसमें पूरा जो काम है उसके बाद मरम्मत करवाया था फिरोज शाह तुगलक। कौन कराया था? फिरोज शाह तुगलक। आगे चला जाए, दिख रहा है? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगर आगे बात किया जाए इसमें, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था, अगर बात किया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था, ये 1210 में, 1210 में लाहौर में, लाहौर में चौगान खेलते समय, चौगान, चौगान बोलो चाहे पोलो बोलो, ये खेलते हुए हो गया था 1210 ईस्वी में। ध्यान से सुनना, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु है 1210 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया था चौगान खेलते समय। कहा? चौगान खेलते समय। ये कहां हो गया था? ये लाहौर में। कहां पे हो गया था? लाहौर में। पोलो का मतलब है, चौगान का मतलब है, कहते हैं घोड़ा होता है, घोड़ा तो बहिष्कार एक स्टिक होता है, मरना होता है, और इसी में 1210 में मर गया। मरने के बाद इसको दफनाया गया लाहौर में। तो हम यहां तक कह सकते हैं कि इसका जो
मकबरा है ये मेरे बाबू, कहाँ है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। बताओ, लाहौर में इसको दफना दिया गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एक होता है पढ़ना और एक होता है नहीं पढ़ना। देखो हकीकत बात बता रहे हैं तुमसे कि अगर पढ़ाई करोगे ना बढ़िया से, एक हकीकत बता रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं कि अगर दिल की बात बता रहे हैं तुमसे कि अगर पढ़ाई करोगे बढ़िया से तो सिलेक्शन किसी के रुकेगा नहीं। आज का लड़का सिलेक्शन होता क्यों नहीं है? मेन पॉइंट सुनना, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है आजकल? आजकल सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि लड़का पढ़ने में कम और कहीं गलती जगह पे टाइम इशूज कर रहा है। नहीं तो पढ़ने वाला का रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ने वाला का रिजल्ट होता है। जी हाँ, पढ़ने वाला का रिजल्ट होता है और होता रहेगा। आजकल जो लड़का है गलत डायरेक्शन में चल रहा है। गलत डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि कभी भी एक जगह वो नहीं रह सकता है। अगर जिसने एक जगह से पढ़ा है वो सिलेक्शन ले लिया है, कभी इधर कभी उधर, तो मेरे बाबू कंपटीशन है। कंपटीशन में अगर इधर उधर करते रहोगे ना तो पूरा टाइम में लिखते रह जाओगे इधर से उधर। एक बात बता रहे हैं, सुनना, एक हकीकत तुमसे बता रहे हैं। लड़का क्या करता है कि अपना रूटीन बनाता है कि 12 से 1 ये पढ़ना है, 12 से 6 ये पढ़ना है, 12 से 7 ये पढ़ना है, 6 से 5 1 घंटा 2 घंटा मैथ रीजनिंग जीएस। अरे मेरे बाबू, इतना तो जो क्या होता है ना, जो टॉप होता है वो रूटीन आर्मी वाला का भी नहीं होता है। आर्मी वाला का भी नहीं होता है। पहले क्या करेगा कि देखेगा कोनो को बगल में सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हो गया तो तुरंत अपने आप दीवार पर एक रूटीन ले जाकर चिपका देगा, बोलेगा कि 3 से 4 ए, 4 से 5 ए, 12 से 6 ए, पूरा 24 घंटा में 23 घंटा बना लेगा। 1 घंटा खाली सोना है। और कितने दिन फॉलो होगा? 2 दिन। और 2 दिन के बाद वही हाल। फिर एको के बगल में रिजल्ट होगा, बोला कि नहीं नहीं नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, फिर से हम फॉलो करेंगे। खाक नहीं होगा फॉलो। उतना जो टाइट टाइट ना आर्मी का भी नहीं होता है, उतना जो टाइट होता है वो आर्मी का भी नहीं होता है। तो तुम्हारा कहां से होगा? ऐसे जो दिखावा करते हैं ना, हम लिख देते हैं, उसका कभी रिजल्ट नहीं होता है। ऐसे दिखावा करने वाले को रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट हमेशा पागलों को होता है। देखते हो कि चुपचाप बैठता है, मार देता है एग्जाम में। इतना यार बना रहे हो, इतना टाइट आर्मी का भी नहीं होता है, तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? तो एक जगह पढ़ो और दबा कर पढ़ो, ठीक है? तो ध्यान रखना, मृत्यु हुआ था 1210 ईस्वी में, चौगान खेलते समय, यानी पोलो खेलते समय। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि इनका जो मकबरा है, यानी कि इनको दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। क्लियर? तो बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। इसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी बने वो आराम शाह बने। कौन बने? आराम शाह। तो आराम शाह को हम अगले क्लास में लेकर चलेंगे कि आराम शाह कौन थे, इनके बाद कौन आया, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना मजा आया नहीं मजा आया। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते रहना। इधर उधर का बातें मत करना, चुपचाप कंटेंट पढ़ाई करो, थोड़ा सा ही पढ़ाई करो और बढ़िया पढ़ाई करो। क्लियर? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद और जय भारत।